नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि आप सबका थोड़ा मुस्कुराते हुए खुशनुमा लहजे में आप सभी का स्वागत करूं। लेकिन आज जो वीडियो, जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, मेरी हिम्मत नहीं है। आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में मेडिकल स्टूडेंट, पीजी की स्टूडेंट, ट्रेनिंग डॉक्टर की हत्या, और हत्या रेप के बाद। लेकिन अब यह साफ हो गया और होता जा रहा है कि वो केवल एक रेप और उसके बाद मर्डर नहीं है, वो गैंग रेप है साहब। और ये कोई कयासबाजी नहीं है। पोस्टमार्टम की टीम में शामिल डॉक्टर सुमन गोस्वामी ने पब्लिक डोमेन में आके, मीडिया में आके कहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको किस तरीके से बोलूं, फिर भी मैं हिम्मत जुटा रहा हूं। उस बच्ची के शरीर में तमाम चोटों के अलावा, जो कि कोई एक व्यक्ति नहीं दे सकता, वो भी 35 साल का एक कथित शराबी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया ममता की पुलिस ने, तमाम चोटों, नृशंस क्रूरता के निशानों के अलावा 150 मिलीलीटर सीमन पाया गया। ये डॉक्टर गोस्वामी, जो पोस्टमार्टम की टीम में शामिल थे, उनका कहना है। संख्या का अंदाजा लगाइए। सारे मैच्योर दर्शक हैं, मैं अब इसको बहुत ज्यादा नहीं विस्तार दे पाऊंगा। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही इस पूरे क्रूर राक्षसी घटना की जांच कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद सीबीआई टेक ओवर करती है। कल रात की घटना यह होती है, इससे पहले भी यह कोशिश की गई, जिस रेस्ट रूम में वो लड़की आराम करने गई थी, जहां उसके साथ ये पूरी घटना हुई, उसकी कुछ दीवालों को तोड़ दिया गया था, न जाने क्यों। और न जाने क्यों साहब, फॉरेंसिक सबूत मिटाने के लिए। क्योंकि मामला तब तक बंगाल पुलिस के हाथ में था, जांच बंगाल पुलिस के हाथ में थी। ममता एडमिट थी कि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सीबीआई को जांच जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने जब लताड़ा और उन्होंने साफ पूछा, उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करी, और सीबीआई की जांच जब शुरू हुई, उसके कुछ ही घंटों, जब हम आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, बीती रात को ट्रकों में भर के कलकत्ता की सड़कों पर गुंडे, अराजक, और मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के सैकड़ों, हजारों शाहजहां शेख, उन्हें ट्रकों में भर के लाया गया और उस मेडिकल कॉलेज की एक एक खिड़की, एक एक दीवार, जहां जहां भी फोरेंसिक सबूत जहां से जुटा सकती थी सीबीआई, उन सबको तोड़ फोड़ के सड़कों पर अराजकता मचाई गई। दो काम हुए उससे। एक तो सारे फोरेंसिक सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया, और दूसरा कलकत्ता की उस बेटी के लिए, बंगाल की उस बेटी के लिए, जो लाखों की संख्या में आमजन, डॉक्टर्स, छात्र, ये कलकत्ता की सड़कों पर पिछले कई दिनों से उस बेटी के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर जवाबी कार्रवाई की गई कि अब अगर औकात हो, हे भद्रजनों, हे शरीफों, न्याय के लिए लड़ने वाले सो कॉल्ड मानवतावादियों, औकात हो तो अब सड़क पर निकल के देखो और भीड़ जुटाओ। वे लोग भाई, क्या है ये? देखिए, ये राक्षस राज है। और सबसे बड़ी बात, आज जब हम 78वीं अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं तथाकथित स्वतंत्रता दिवस की, उस दिन हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, यह कितना दुखद, त्रासद, पीड़ादायी
और लोमहर्षक है। यह केवल हम लोग ही जानते हैं कि जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब भी हमारी जुबान लड़खड़ा रही है और हमारे हृदय में क्रोध है। और मेरा एक क्रोध का थोड़ा सा हिस्सा केंद्र सरकार पर भी जा रहा है कि अब भी अगर 356 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है। देखिए, एक बात तय है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम के जो मुखिया थे या सदस्य थे या जो बयान आया है, उनके मुताबिक आपने बता दिया है कि क्या क्या नृशंसता हुई। उसकी आंख में कांच थे, उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्तांगों में चोट थी और बहुत कुछ था। और जितनी मात्रा में सीमन यानी वीर्य मिला है वह बताता है कि वह किसी एक आदमी का काम नहीं है, यह गैंगरेप। और देखिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ के, हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जांच वगैरह वगैरह सब चल रही है, लेकिन मैं जो पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से कहता हूं कि जितने भी सरकारी कार्य संस्थाएं हैं, जितनी भी सरकारी इमारतें हैं, उन सब में टीएमसी के गुंडे, उनको उन्होंने अपना आखेट गृह बना रखा है। वो वहां शिकार करने जाते हैं। संदेश खाली याद कीजिए, वहां भी शाहजहां शेख सिर्फ यही करता था। और देखिए, ये जब भी, अब अगर मैं एक बात कहूंगा तो लोग मुझे इस्लामोफोबिक करार देंगे, लेकिन आप उस मजहब के साथ जब भी नजदीकी में रहेंगे तो सबसे पहले आप महिला विरोधी होते हैं। वरना आप ये देखिए कि एक शक्ति की पूजा करने वाला एक समाज, एक राज्य इस कदर महिला विरोधी होगा कि संदेश खाली में लगातार वो लोग घरों से भेजते रहे, घरों से उठवाते रहे। और ये जो कोलकाता में, राजधानी में हुआ है, इसकी मेरी जो व्याख्या है या मेरा जो अनुमान है वह सीधे तौर पर यह है कि वहां हर एक दिन टीएमसी के गुंडे जाते थे, किसी न किसी बेचारी के साथ कुछ न कुछ करते थे, और यह अनियंत्रित हो गया, इसमें विरोध हुआ और तब उन्होंने गैंगरेप करके हत्या कर दी है। क्योंकि टीएमसी के गुंडे जो हैं वह केवल उनके यूनिफॉर्म का कलर बदला है, वह हरा हुआ है लाल से, लेकिन वो बेसिकली वही परंपरा चली आ रही है जो कम्युनिस्टों के समय से चली आ रही है। जिस तरह से क्लबों के जरिए गुंडे पाले जाते थे, जमीनों पर माफिया का कब्जा था, वो सब कहीं से कम नहीं हुआ है, बल्कि वो सब लगातार जारी है और उस सब में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि केंद्र के लिए अब इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है, उसका दखल देना बहुत जरूरी है, वरना यह बंगाल की जनता के साथ अत्याचार हो जाएगा। क्योंकि ममता बानो अगर कुछ नहीं कर रही हैं तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कर्तव्य है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और वह अगर कल जिस तरह की घटना हुई है, पूरे साजो सामान से लैस होकर, और मैं तो उनको टीएमसी के गुंडे कहूंगा, उसमें तो मेरी जुबान कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, सबूत मिटाने की कोशिश की, एक तो पहले ही मामले को इतने दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप लटका देते हैं कि फॉरेंसिक एविडेंस जो भी होंगे वो इतना हौच-पौच हो जाए कि उसका कहीं कोई एक सिरा न मिले, एक परिमाण न मिले। आपने एक व्यक्ति को, किसी शराबी को पकड़ के बंद भी कर दिया है। भारतीय थानों में, पुलिस थानों में क्या होता है, कैसे होता है, उस सब पर चुटकुले भी हैं और उस सब की त्रासद कहानियां भी हैं। लेकिन यह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह तो साफ तौर पर बता रही है कि आप खेल करने की दिशा में थे और आप खेल नहीं कर पाए हैं। प्रॉब्लम यह है कि 2 दिनों के बाद जनता इसको भी भूल जाएगी और जो अभी लोग सड़कों पर उतरे हैं उनको चेतावनी तो दी ही गई है और खुद उनकी अपनी सीमाएं भी हैं कि वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सड़कों पर उतर सकते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं उतर सकते हैं। और हर एक सत्ता प्रतिष्ठान इस बात को जानता है। और ममता बानो तो इसकी मास्टर ही हैं, क्योंकि उन्होंने सारे नियम कायदे उसी कांग्रेस से सीखे हैं, उसी कम्युनिस्ट पार्टी से सीखे हैं, जो इस खेल के गुरु हैं। और जो सबसे पहले नारी विरोधी एक सरकार अगर एक नारी चला रही है तो वहां 356 का उपयोग अब नहीं करना, ये अपराध होगा।
ठीक है, केंद्र सरकार के प्रति हम सबका एक सवालिया निशान होना चाहिए जब आपके पास एक 356 नाम की चीज है। लेकिन भी आलोक भाई, मैं भी उस अपेक्षा में शामिल हूं। केंद्र सरकार से के प्रति ये पूरी अपेक्षा, मेरा भी समर्थन है। लेकिन जरा मैं अब बंगाल के समाज पे आ जाता हूं। 31 साल की उस बच्ची जो 8-9 बजे तक अपने वार्ड में लगी रही, वो पढ़ाई पीजी की स्टूडेंट थी, मेडिकल। उसकी एक इमेज है, उसके जो सहपाठी हैं वो बता रहे हैं कि साहब वो जुनूनी टाइप की लड़की थी, वो लगी रहती थी। 8 बजे के आसपास उसने वार्ड का दौरा किया और दौरा करने के बाद वो कुछ आराम करना चाहती थी और साथ में पढ़ाई भी करना चाहती थी। भाई, जब मैं पीजी की कह रहा हूं तो एमडी एमएस इसी तरह के किसी कोर्स में छात्रा। उसकी अंतिम बात लगभग 11 बजे के आसपास अपने कुछ सहपाठियों से हुई, जिसमें उसने ये बताया कि वार्ड में हम जूनियर जो अपने हैं उनसे बोल के आए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो मैं सेमिनार रूम में जा रही हूं, जो कि आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बुला लेना। और मैं यार थोड़ा सा पढ़ना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। ये अंतिम बातचीत है उसकी। पहले कलकत्ता पुलिस ने कहा कि साहब ये उसके घर को जो सूचना गई, वो वीडियो भी टहल रहा है जिसमें एक महिला पूरा ब्यौरा दे रही है कि सुसाइड किया है। परिवार जब वहां गया तो 3 घंटे तक उसको खड़ा रखा। आप सोचिए जरा, उस मां बाप को खड़ा रखा उसके एक पड़ोसी दंपत्ति के साथ जो नहीं रही है इस दुनिया में। प्रिंसिपल को तुरंत वहां से हटाया, दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाके प्रिंसिपल बना दिया। एक 35 साल के शराबी सो कॉल्ड जो कि पुलिस बैरक में रहता था और जो वहीं पर सिविक वॉलंटियर था, साफ साफ तौर पर आपने कहा कि टीएमसी के गुंडे, हमारा थंबनेल आज के इस वीडियो का है साहब, टीएमसी के गुंडे। यह सब होने के बाद हम 356 की अपेक्षा करते हैं, लेकिन बंगाल का वह समाज जो आज अपनी लड़की के लिए बाहर निकला हुआ है, वो लड़की हम सबकी है, हमारे पूरे भारत की लड़की है। वो ममता बनर्जी को चुनाव दर चुनाव इतना प्रचंड बहुमत देती है साहब। तो अगर उसी प्रचंड बहुमत के आधार पर, उसी प्रचंड बहुमत की जमीन पर अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि 356 लगा देना तो उचित है, आवश्यकता है, लेकिन इतनी स्वस्थ मेजॉरिटी देके वही समाज को चुन के ला रहा है। फिर वो तर्क अगर दिया जाए कि साहब अगर कोई खालिस्तानी जीत गया तो वो जनता जिता रही है, अगर कोई मुस्लिम लीगी जीत गया तो वो जनता जिता रही है। ममता बनर्जी जो कि बच्चियों के या बच्ची के सामूहिक रेपिस्टों को बचा रही हैं, सबूत नष्ट करा रही, तो जनता की मैंडेट के आधार पर करा रही, सरकार में है तभी तो करा रही साहब। यहीं पर मेरा थोड़ा सा जो एक अलग नजरिया होता है आपसे, वो मैं पेश कर रहा हूं कि थोड़ा सा अलग नजरिया है कि बंगाल का चुनाव हम लोगों ने देखा है। पिछले इस लोकसभा चुनाव से पिछले लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद के विधानसभा चुनाव को याद कीजिए और तदनुसार जो पंचायत चुनाव हुए हैं वो सब याद कीजिए। एक बार को ऐसा लगा था कि विपक्ष की जगह अब भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सत्ता में आ जाएगी, लेकिन ममता बानो फिर से चुनकर आई और ज्यादा वोट से आई, राइट। और आप एक बात गौर कीजिएगा देवियों और सज्जनों कि मैं कभी भी ममता बनर्जी नहीं कहता हूं, मैं ममता बानो कहता हूं, इसलिए कि उनके दुष्कृत्य इस तरह के हैं। बंगाल की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां की स्थिति इतनी जटिल है कि उसको आप सीधे सीधे बाइनरी में नहीं देख सकते हैं कि पंजाब में भी 2 खालिस्तानी जीते हैं, लेकिन बाकी के लोग खालिस्तानी नहीं जीते हैं, तो पूरे पंजाब को हम नहीं कह सकते हैं। बहरहाल वो 2 भी जीते हैं, चिंता का विषय है, लेकिन 2 जीते हैं, तो हम एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बंगाल में और विकट स्थितियां हैं। यही बंगाल है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए पार्षद तक बने बैठे हैं, और उन लोगों ने किस तरह से किया होगा वो भी याद कीजिए। प्लस डेमोग्राफी, बंगाल की डेमोग्राफी ऐसी है कि हिमंता तो कह रहे हैं कि अभी अगले 5-10 सालों में हम लोग ये होंगे अल्पसंख्यक,
बंगाल में तो मुझे लगता है कि हिंदू हो चुके हैं अल्पसंख्यक। इस बुरी तरह से डेमोग्राफी वहां की चेंज की गई है, और वो डेमोग्राफी जो है वह केवल और केवल ममता बानो या कम्युनिस्टों या कांग्रेसियों, कांग्रेस लीग के ही पक्ष में है। क्योंकि मुझे याद है कि जब जब हम लोगों ने इस तरह की बात की है तो हमने हमेशा ये बात गौर करने को कहा है कि भाई आप जब वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उन घुसपैठियों को आपको याद करना पड़ेगा, उनकी बात, उनकी तादाद भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर आप आ जाइए कि एक कम्युनिस्टों का जो 30 साल का शासन का जहर, उससे क्या हुआ? उसने जो ये बंगाली भद्र लोग को अपनी जड़ों से काटा, उसका परिणाम था। तो थोड़ा सा ये और 100% जिहादी, बांग्लादेशी और डेमोग्राफी, इस सब ने मिलकर, तो अगर इन सब ने मिलकर ममता बानो जैसी जिहादन को वहां कमान दे दी है, तो क्या अभी जो 20, 30, 40%, 50% मान लीजिए जो हिंदू छटपटा रहे हैं, क्या उनको न्याय का हक नहीं है? और जमहूरियत तो एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदुओं को गिना करते हैं, लेकिन जो 40% हिंदू वहां करा रहे हैं, उनको न्याय देना तो हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकार का कर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी बात लगातार करें, उसको लगातार पहुंचाते रहें सही कानों पर। बिल्कुल, मेरे भी कुछ सूत्र हैं बंगाल में। जी, आपकी जानकारी में है, मेरे परिवार का एक अच्छा खासा हिस्सा बंगाल में है, कोलकाता में है, कुछ और शहर में है। जी, बड़ी कुछ महत्वपूर्ण जमीनी सूचनाएं आ रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसको अभी जिक्र तो जरूर कर रहा हूं मैं, लेकिन उसकी व्याख्या अभी की जाए, मैं थोड़ा सा इस पर रुकूंगा। कुछ और इनपुट्स आए। पहला इनपुट यह है साहब कि कलकत्ता शहर से काफी संख्या में बांग्लादेश में इंसिडेंट होने के बाद चिन्हित यानी पहचाने जाने वाले बांग्लादेशी समुदाय बांग्लादेशी वो वापस गया है बांग्लादेश कलकत्ता से। दूसरा, कलकत्ता तक ही ये केवल आक्रोश नहीं है, और ये आक्रोश अब बंगाल के और शहरों तक भी नागरिकों के बीच में पहुंच रहा है। तीसरी जो बेहद महत्वपूर्ण बात है कि इस सबको हौसला जो मिला है, यह संयोग हो सकता है कि बांग्लादेश के अनरेस्ट के तुरंत बाद इस तरह की एक पार्श्विक घटना आ गई, लेकिन यह जो जनता का आक्रोश सड़कों पर निकलने, कम से कम बंगाल में इसकी उम्मीद नहीं थी। सच बताऊं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, और हाल फिलहाल के सालों में मैंने ऐसा कोई बंगाली समाज का कोई जन आंदोलन और इस तरह का आक्रोश सड़कों पर दिखा भी नहीं। लेकिन इसको प्रेरणा मिली है बांग्लादेश से। ये मैं आपको लोकल सेंटिमेंट बता रहा हूं। ऐसे में जिस पर सवाल अभी मैंने ही उठाया, उस बंगाली समाज, उस बंगाली वोटर, बंगाल का वोटर, इसमें कहीं कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? और एक आखिरी बात, डिस्क्लेमर, अपनी सफाई दे रहा हूं साहब। आपने 356 पर जो मैंने वाचा, आपने कहा कि असहमति, ठीक है, लेकिन 356 अप्लाई करने का जो पहली क्राइटेरिया, मूल उसकी आत्मा है, भाई लगाने को तो नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव ने क्या क्या जब मन किया, मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद नहीं आया 356, लेकिन जो मूल आत्मा है उसकी वो ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाए। तो ये एक डिस्क्लेमर मेरा था। अब आते हैं कि ये जो इनपुट्स आ रहे हैं, क्या अब बंगाली समाज या बंगाल की जमीन, जो कि आंदोलन की जमीन के रूप में जानी जाती है साहब, उसकी उस पहचान को भी न काटा जाए, तो कहीं ना कहीं अब घड़ा भर रहा है। घड़ा तो भर चुका है, और ये बात ममता बानो को पता चल गई है। भेड़ियों के झुंड में जो बौखलाहट हो रही है वो इसलिए कि वोट बैंक नामक मांस के लोथड़े का बंटवारा हो रहा है। तो आप देखिए कि कल से ममता बानो और जहरीले शहजादे विषधर राहुल के बीच क्या हो रहा है, और दर्शक भी उस पर ध्यान दें।
विशधर राहुल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा एक्स पर, भले ही उसने ममता बानो को टैग नहीं किया, उसने ममता का नाम नहीं लिया, लेकिन बंगाल का नाम लिया, बिटिया का नाम लिया। और उसके बाद ममता बानो का पलटवार देखिए कि उन्होंने कहा जाओ अपना काम करो, अपने स्टेट को देखो विशधर। तो ये भेड़ियों के बीच की जो लड़ाई हो रही है ना, वो इसलिए कि वो छिटक रहा है, और दूसरे जनता का परिवर्तन देखने को आ रहा है। आप देखिए, जब आप यहां तक कि हिंदू जैसा 8th क्लास सिटीजन भी कभी कभार जवाब दे देता है, कभी गुजरात में दे देता है, कभी बिहार के फुलवारी शरीफ में देता है, और बिहार के फुलवारी शरीफ में तो ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद से आज तक वहां दंगा नहीं हुआ है, जबकि वहां शांति प्रिय समुदाय कोट अनकोट बहुमत में है। लेकिन वो 3 दिनों तक ऐसा शांति का पाठ पढ़ाया हिंदुओं ने कि उसके बाद से आज तक दंगे नहीं हुए हैं। वही गुजरात में भी हुआ। तो आप 8th क्लास सिटीजन को भी जब दीवार में सटाते चले जाते हैं ना, तो वो भी प्रतिकार करता है। अंतिम समय में बिल्ली भी कुत्ते पर झपट पड़ती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो इसलिए बंगाली भद्रलोक जागेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो परिवर्तन होने लगा है, और ये परिवर्तन की आहट ममता बानो, जिहादन, राहुल विशधर, ईसाई और ये तमाम जो इसके गिरोही लोग हैं जो हिंदुत्व को खंडित करना चाहते हैं, उनके पास पहुंच चुकी है। इसलिए भेड़ियों के झुंड में बौखलाहट है, खलबलाहट है और एक दूसरे पर मारकाट है। ठीक बात। ये बेहद महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जो आपने रखा। वाकई में जिस तरीके का मतलब दोनों तरफ से भों चल रही है राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच, उन्होंने कहा चल हट अपने स्टेट्स को देख। और उसके बाद आप एक चीज और देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का पतंग उड़ाने वाले, कबूतर उड़ाने वाले ये जो तमाम गिरोहबाज हैं, अजित अंजुमुआ की लड़ाई चल रही है महुआ मोइत्रा से। हे राम, ये कौन सा दिन देखने को मिल रहा है? फिर मैं दोहरा दूंगा तो बहुत से लोग मुझे सुनाने लगेंगे मोदी है तो सब मुमकिन है। वो उधर देखिए सागरिका घोष अजित अंजुमुआ को ब्लॉक कर रही है। दत्त तरीकी इस तरह की चीजें चल रही हैं तो निश्चित रूप से पानी नीचे खौल रहा है, बदक रहा है। उबाल कब मारेगा इसकी प्रतीक्षा है। और मुझे तो अब ब्यालोक भाई एक चीज दिखाई दे रही है, बांग्लादेश भारत में कब दोहराया जाएगा, ऐसे हसीन सपने पालने वाले हमें लग रहा है कि अब भारत ने, भारतीय जनमानस ने इसकी प्रकृति चेंज कर दी है और सीधे तवे की बजाय उल्टे तवे की रोटी अब सेकी जा रही है कि आओ बेटा अब बताते हैं। और इसकी शुरुआत भी पवित्र क्रांति की क्राई भूमि बंगाल से ही होने जा रही है। मैं केवल 2 लाइन और बोलना चाहता हूं प्लीज, कि ये जो पूरा परिवर्तन चल रहा है, कहीं ना कहीं फिर से जो लोग आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, मैं कह रहा हूं कि मोदी ने जो कहा था कि 3rd राउंड में बहुत मजा आने वाला है, तो देवियों और सज्जनों सीट की पेटी बांध लें, विमान टर्बुलेंट एरिया से गुजरने वाला है। और ये होगा क्योंकि पूरे एशिया में भारत एकमात्र शक्ति है जो डावाडोल नहीं हो रहा है। एकमात्र शक्ति भी है और देश भी है जो डावाडोल नहीं हो रहा है। तो सबकी निगाहें हैं, लेकिन इसके बीच अपने नेतृत्व में आस्था बनाए रखिए और ऐसी बातों को बार बार दोहराइए। देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था कुछ, तो ये विशधर और इनकी टोली, इनको लगता था कि जनता भूल गई तो अब सब है। अब तो ये जैसे ही मैकेनिक के टेम्पो पर चढ़ता है, पीछे से जनता इसके वो जो 20 कारों का काफिला होता है उसको दिखा देती है और कहती है कि ली। तो ये जो नैरेटिव वॉर है, इसमें जो प्रबल होगा वही जीतेगा। और वही मुझे उम्मीद इसलिए जगती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, उनसे कम्युनिकेशन हर एक को सीखना चाहिए। और आज जब लाल किले से उन्होंने हिंदू शब्द कहा, बांग्लादेश कहा, तो इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती। ब्यालोक जी, आपने मेरे नंबर कम कर दिए। मैं ये लास्ट में कहना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से
आज संभवतः मैं चैलेंज करता हूं, संभवतः शब्द हटाता हूं साहब, लाल किले की प्राचीर से हिंदू शब्द का उच्चारण, इसके मायने तो हम अगले वीडियो में करेंगे, जब प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों, हिंदू शब्द का उच्चारण लाल किले की प्राचीर से भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। उसी के साथ यह भी हुआ है, हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के नहीं। और एक चीज और, 15 अगस्त को झंडा जरूर फहरा रहे थे नरेंद्र मोदी, लेकिन 1947 का नाम नहीं लिया। 1857 स्वाधीनता संग्राम, इस कैलेंडर को 40 करोड़ तब के भारतीयों से आज के 141 करोड़ भारतीयों से जोड़ा। इस पर एक अलग से चर्चा। लेकिन बंगाल में जो कुछ चल रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं साहब। हम रोज एक वीडियो लेके आएंगे तब तक जब तक कि बंगाल अपनी गति को प्राप्त नहीं होता। चलो भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।